हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर अप कर रहे हैं इस सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो हमने अभी लास्ट क्लासेस में रिवर के कुछ क्वेश्चंस किए और जो फिजियोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए ज्योग्राफी में। और आज की क्लास में जो है हम एग्रीकल्चर का जो सेट 1 रहेगा हमारा, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, भारत के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द स्टेट, किस स्टेट लैंड में, विच ऑफ द स्टेट लैंड विद द मैक्सिमम अनयूज्ड, मतलब जैसे कोई भी स्टेट है, मान लीजिए किसी भी, फॉर एन एग्जांपल एक स्टेट ए है, उस स्टेट का एक लैंड एरिया है जो 100% लैंड एरिया है, उसके अंदर कितना पार्ट, उसका मैक्सिमम पार्ट मीन 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, जो अनयूज्ड है, मतलब जिसमें एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अनयूज का मतलब उसमें कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ना रेसिडेंशियल बना रहे हैं, ना कोई अदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अनयूज्ड है। तो वो है आपका, देखिए ऑप्शन में आपको डायरेक्टली पता लग जा रहा है कौन सा होगा, वो राजस्थान। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किस टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है? यहाँ पर मिलती है सॉइली मिट्टी, या कह लीजिए सैंडी सॉइल मिलती है। सैंडी सॉइल आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? राजस्थान में। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है लो रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है, जिसकी वजह से सैंडी सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, पहली पोजीशन पर जिसमें अनयूज लैंड आपको किस स्टेट में मिलता है, वो राजस्थान। फिर सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है जम्मू कश्मीर, सेकंड नंबर। क्योंकि देखिए ये क्या है, जम्मू कश्मीर मोस्टली हिली एरिया है, तो यहाँ पर भी काफ़ी एक बड़ी जगह है जहाँ पर एग्रीकल्चर या कोई भी अदर वर्क नहीं होता है, वो एज इट इज़ पड़ी हुई है, अनयूज्ड पड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद एमपी थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि एमपी में देखिए कई सारे फॉरेस्ट है, रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, तो वो जो लैंड है वो एज इट इज़ पड़ा है, उसका कोई पर्टिकुलर ह्यूमन काइंड के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे आपका एमपी के बाद फिर महाराष्ट्र फोर्थ रैंक पे, और फिफ्थ रैंक की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ठीक है, आंध्रा फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ये पांचों जरा ध्यान रखिएगा। मे भी कई बार हो सकता है कि सीक्वेंस में पूछ ले कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आता है, या अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात करते हैं ना। क्लियर? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल आपकी जो है जयपुर। ठीक है, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, जम्मू कश्मीर फिलहाल तो ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, करंट टाइम पर ये यूटी है, ये कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, अर्लियर इट वाज अ स्टेट बट नाउ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IR20 और रत्ना, ये किस टाइप की दो वेराइटीज़ हैं? मतलब ये आर टू वेराइटीज़ ऑफ किस चीज़ की वेराइटीज़ है बेसिकली? ये वेराइटी है किसकी? राइस की। ठीक है, राइस की IR20 रत्ना, और साथ में होती है इसमें जमुना। जमुना इज़ ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, कृष्णा एंड जोया, ये क्या है? राइस की वैरायटी है, रिवर्स नहीं है, रिवर्स भी है बट दिस इज, यहाँ पर हम राइस के एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये राइस की वैरायटी है, जमुना, कृष्णा, जोया और IR20 रत्ना। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड राइस जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है चाइना के अंदर। ठीक है, और इंडिया में जो है वो सेकंड नंबर पर, इंडिया सेकंड नंबर पर है राइस प्रोड्यूस करने में। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा राइस जो है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता किस रिवर के किनारे है? हुगली रिवर, हुगली रिवर के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में आपको बनता है, कौन सा डेल्टा बनता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स मिला के सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के अंदर। क्लियर? तो क्वेश्चन था आपका रत्ना और IR20 क्या है? राइस की वैरायटी है। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय, सैलिनिटी मतलब जो सॉइल है उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्ट की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्ट मतलब बेसिकली आप
सोडियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता, मतलब जो भी सॉल्ट है बेसिकली, है ना, कोई भी सॉल्ट जो आपके जिसकी वजह से खारापन आता है, ठीक है, सॉइल के अंदर, तो वो प्रेजेंट है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर से विंड स्पीड मेजर की जाती है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम है आपकी किसकी, ये आपका जो क्वेश्चन था ना लास्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर है, ये इस तरीके से एक डिवाइस होता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं जो वाटर और उसके जो सैंपल लिया गया है, सॉइल सैंपल, उसमें डाला जाता है, फिर वो एक समथिंग रीडिंग यहाँ पर डिजिटली शो होता है। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेप फार्मिंग इज परफॉर्म्ड ऑन। जो स्टेप फार्मिंग है, स्टेप का मतलब होता है सीढ़ियाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, फिर आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पर होगा, है ना। तो इस तरीके की जो एग्रीकल्चर है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है, क्या है, एक तो स्लोप है ना, और ये स्लोप कहाँ पर है, हिली एरियाज में, स्लोप ऑफ द हिल, स्लोप ऑफ द हिल पर इस तरीके की स्टेप फार्मिंग टाइप की एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक टेरेस, टेरेस मतलब ये यहीं पर ही एक तरीके से जैसे एक बड़ा पार्ट हो गया, एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपका पहला डायग्राम, ये क्या है आपका स्टेप फार्मिंग का, स्टेप फार्मिंग। देखिए ये तरीके से स्टेपिंग हो रखी है, यहाँ पर कुछ उगाया हुआ है, राइस है, वीट है, जो भी है, कुछ कुछ फसलें उगी हुई है। फिर ये आपका स्टेप फार्मिंग का ही पार्ट हो गया एक तरीके से, है ना। और फिर ये वाला जो पार्ट हो गया ना, ये एक स्टेप मतलब एक थोड़ा सा चबूतरा टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया टेरेस फार्मिंग। इस तरीके से जहाँ पर भी थोड़ा सा प्लेन एरिया मिलता है तो वहाँ पर ऊंचा करके उसको वहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम इज झूम। झूम क्या होता है, झूम जो एक्चुअली बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ कल्टीवेशन है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं, तो इस एरिया में वन सीज़न कोई क्रॉप उगाई गई, ठीक है, कोई क्रॉप उगाई गई, ठीक। उसके बाद जब इसका हार्वेस्टिंग हो गया तो यहाँ पर जो भी उसका एग्रीकल्चर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यहाँ पर बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका पैडी उगाया गया तो पैडी के बाद जो भी प्रोडक्ट है वो तो निकाल लिया, बाकी जो वेस्ट है वो यहाँ पे बर्न कर दिया गया। उसके बाद इस लैंड को छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और उसके आसपास में जैसे यहाँ पर फिर एग्रीकल्चर किया गया नेक्स्ट क्रॉप के लिए, तो सेकंड या थर्ड रोटेशन में फिर वापस यहाँ के एग्रीकल्चर या खेती की जाती है, सोइंग की जाती है, ताकि जो इस पर्टिकुलर लैंड फील्ड की जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ थी वो कुछ टाइम के बाद रीजनरेट हो जाती है, रिजुमिनेट हो जाती हैं। तो उसके बाद इस तरीके से ये रोटेशन वाला सिस्टम चलता है। जनरली ये हिली एरियाज में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो झूम इज़ अ टाइप ऑफ कल्टिवेशन। ठीक है, खेती करने का एक प्रकार है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज बेस्ट विथ फॉर। देखिए टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू जो है वो बेस्ट किसके लिए होती है, माइनिंग के लिए होती है। ठीक है, माइनिंग के लिए, खुदाई के लिए। ठीक है, और ये जो प्लेट्यू होते हैं बेसिकली इसके अंदर क्या मिनरल्स कई सारे देखने को मिलते हैं, लॉट्स ऑफ मिनरल्स जो है वो प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे आपका अफ्रीकन प्लेट्यू है, जो है अफ्रीकन प्लेट्यू जो है उसके अंदर गोल्ड और डायमंड की माइंस आपको देखने को मिलती है। माइनिंग मतलब गोल्ड और डायमंड आपको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अफ्रीकन प्लेट्यू से। और जो इंडियन का प्लेट्यू है हमारा, जो भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है भारत में, और ये छोटा नागपुर एक्चुअली महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ के इलाके में, छत्तीसगढ़ झारखंड के इलाके में आपको देखने को मिलता है। और ये क्या है, यहाँ पर आपको कोयले की जो खदान है, ठीक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ टी। ठीक है, टी का प्रोड्यूसर नहीं है। देखिए आसाम में आपको चाय देखने को मिलती है, केरला, वेस्ट बंगाल के स्पेशली जो नॉर्थन एरिया है, जो दार्जिलिंग वाला इलाका है, वहाँ पर आपको चाय के बागान आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो नहीं है वो कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चाय की कोई भी मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली चाय के लिए क्या चाहिए, हिली एरिया चाहिए, बट यहाँ पर क्या प्लेट्यूज है, वो वैसे ज़्यादा इतने ज़्यादा बड़े हिली एरियाज नहीं है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वेस्ट बंगाल तो आप जानते हैं कोलकाता, केरला की तिरुवनंतपुरम, असम की दिसपुर। ठीक है, और असम की बात कर रहे हैं तो असम में कौन सी रिवर बहती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी बहती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसका नाम है मजूली आइलैंड। ठीक है, मजूली रिवराइन आइलैंड बनाती है।
और असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो कि फेमस है किसके लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए। वन हॉर्न राइनो के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखिए ये डायग्राम है, फिगर है, एक्चुअली मैप है इंडिया का। तो यहाँ पर जो टी के लिए क्या है, ये आपका वेस्ट असम, और यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल का ये वाले रीजन, ठीक है, और ये केरला में साउथ में। तो यहाँ पर क्या है, टी के आपके स्रोत हैं देखने को मिलते हैं। कुछ एरियाज जैसे आपके कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु के कुछ एरियाज में टी का उत्पादन भी होता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल इन। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये कहाँ सक्सेसफुल हुआ, ऑलमोस्ट पूरा था, ये हुआ था हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो ये आपका मेन बेल्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिला, ठीक है। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आई तो यहाँ पर दो नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, नॉर्मन बरलॉग को, बरलॉग, ठीक है। और इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, और ये कहाँ से संबंधित है, ये मैक्सिको से संबंधित है। और इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बात करी वो कब करी थी, आई थिंक ये 15, एक्चुअली सॉरी मेरे को डेट याद नहीं है, याद आएगी मैं आपको रिपीट करा दूंगा, डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, चलिए कोई बात नहीं। ये नॉर्मन बरलॉग हो गए आपके मैक्सिको से, और ये तो वर्ल्ड वाइड हो गए, दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक हैं वो नॉर्मन बरलॉग। अगर जो हम इंडिया के टर्म में बात करें तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, तो वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है आपका एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवॉल्यूशन से मिला हुआ, ठीक है। अरे हाँ, ये जो आपका था नॉर्मन बर्नॉग, इन्होंने बात की थी 1943 में, 1943 के अंदर इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करी, और ये थे मैक्सिको से, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल एरिया फॉर टैंक इरिगेशन। कि टैंक इरिगेशन का एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि एक आपको वेल है, एक कुआं टाइप का होता है जिसमें कि पानी भरा होता है, पानी आता है बेसिकली नीचे से, अंडरग्राउंड वाटर आता है, तो उससे आपका नियर बाई जो खेत होते हैं या फील्ड होता है वहाँ पर इरिगेशन की जाती है। तो ये एक्चुअली किया तो कई सारी जगहों पे जाता है, जैसे आपका कर्नाटक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है, एमपी। तो इन सभी जगहों में मोस्टली ट्रेडिशन जो आपका टैंक इरिगेशन मेथड है वो यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे पूछा गया ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तरीका है वो तमिलनाडु के अंदर यूज़ किया जाता है, तमिलनाडु, ठीक है। अब इरिगेशन की बात आई तो जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम इरिगेशन है वो ट्यूबवेल से होती है, ट्यूबवेल। ये जनरली आपने देखा भी होगा कि एक पंप लगा होता है खेतों में, पंपिंग सिस्टम से आपका जो इरिगेशन है वो मैक्सिमम किया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं बट इंडिया में मैक्सिमम जो है ट्यूबवेल के थ्रू किया जाता है, ठीक। और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, तमिलनाडु चेन्नई, असम दिसपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में कौन सी स्पाइस जो है, कौन सा मसाला जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, तो वो है आपका ड्राई चिली, ड्राई रेड चिली, जो लाल सूखी मिर्च होती है। ये मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन आप कहाँ देखते हो, राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा इसकी मात्रा में। जो आपका जैसलमेर और बीकानेर वाला जो आपका बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी उपज होती है, और इसी को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इनको इसको ड्राई रेड चिली को एक्सपोर्ट करने पे काफ़ी ज़्यादा आमदनी भारत को होती है, देश को, ठीक है। ये तो ये हो गई, ठीक। अब दूसरी हम बात करें अगर जो इसी में एक सिटी है केरला है, एक्चुअली स्पाइस सिटी किसे कहा जाता है, स्पाइस सिटी कहा जाता है केरला को, केरला, ठीक है। और केरला के अंदर क्या है, जो आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, मसालों का जो बोर्ड है, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सारी चीज़ों को, उसका जो बोर्ड है वो कहाँ है, आपको केरला में देखने को मिलता है। और केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम कह लीजिए, तिरुवनंतपुरम कह लीजिए, ठीक है, दोनों आई थिंक एक ही नाम है, सही बात है ना। चलिए ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ड्राई रेड चिली। और केरला की एक फेमस चीज़ है ये रेड पेपर, जिसे काली मिर्च कहते हैं, काली मिर्च केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांटेशन इन अ ह्यूज मैनर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए ये क्या है, ये एक बड़ा सा फील्ड है, बहुत बड़ा खेत है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, प्लांट्स लगा दिए गए एक पर्टिकुलर उसके शिफ्ट में, मतलब यहाँ लगा दिया गया, प्लांटिंग कर दी गई, फिर ये कुछ स्पेस छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर एक प्लांटिंग कर दी गई, छोटे। ये पेड़ बहुत बड़े बड़े नहीं होते बेसिकली, कि झाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी थोड़ी सी झाड़ियाँ होती हैं जो 4 फीट 5 फीट 6 फीट
के आसपास की रहती हैं। पेड़ तो देखिए आपके काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, बट आपकी नॉर्मल जो ह्यूमन हाइट होती है अप्रॉक्सीमेटली उतने ही या थोड़े से उनसे बड़े ये झाड़ियाँ होती हैं। कुछ प्लांट्स भी लगा दिए जाते हैं, कई बार बड़े बड़े ट्रीज भी लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके की बाउंड्री क्रिएट कर दी गई। तो इस तरीके का जो प्लांटेशन किया जाता है, इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता। भाई जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पर क्या है कि हवा चलेगी, पानी आएगा, तो क्या सारी मिट्टी को वो मूव कर लेगा, यहाँ की जो मिट्टी है वो दूसरी जगह यहाँ पहुँचा देगा उठा के। तो ये जो ट्रीज या प्लांट्स हैं ये इस चीज़ में प्रिवेंट करते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके के जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है बेसिकली इसको क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। देखिए बेल्ट क्या होती है, कोई किसी चीज़ को, जैसे हम लोग पैंट पहनते हैं ना, पैंट जीन्स पहनते हैं आप लोग, हम लोग, तो उसमें क्या बेल्ट लगाते हैं ताकि वो पैंट या बेल्ट जो भी आपकी जीन्स है वो गिरे ना, आपका प्रॉपरली सही जगह से सेटल्ड रहे, ठीक है। तो वो इसी के लिए ये आपका शेल्टर बेल्ट है जो आपका सॉइल को प्रिवेंट करके रखती है, इरोड नहीं होने देती। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इन डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर कैसे प्रिवेंट किया जाता है? भाई डेजर्ट के अंदर जो रेगिस्तान का इलाका है, ठीक है, रेतीला इलाका है, सैंडी सॉइल जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, उस एरियाज में आप फॉरेस्टेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फॉरेस्टेशन। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे आप लगा देंगे उतने ज़्यादा क्या है वो सॉइल को पकड़ के रखेगी, पेड़ पौधे, ठीक है। तो सॉइल को इरोड होने नहीं देगी, एक जगह से शिफ्ट नहीं होने देगी। और इरोजन किसकी वजह से होता है? देखिए सॉइल इरोजन जो है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, रेन है, फ्लड है, ठीक है, एयर है, स्ट्रॉम है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें जो मूविंग चीज़ होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए डेजर्ट के अंदर बेस्ट मेथड है कौन सा? फॉरेस्टेशन। जितने ज़्यादा आप पेड़ लगा देंगे उतने ज़्यादा जो प्लांट है, ट्री है, वो सॉइल को पकड़ के रखेगा, उसे जाने नहीं देगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन द इंडिया इन विच रीजन। जो लाल सॉइल है, रेड सॉइल है, वो भारत में किन किन एरियाज में देखने को मिलती है, ये पूछा गया है। तो जो रेड सॉइल है आपकी बेसिकली ये आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है। कहाँ पर? ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। अभी है कहाँ पर? जैसे ये आपका मान लीजिए साउथ इंडिया का पार्ट है, ये आपका बेसिकली क्या है, डक्कन डक्कन प्लेटू वाला जो इलाका है, दक्षिण पठार जिसे कहते हैं, है ना। और छोटा नागपुर आपका यहाँ पर है, ठीक। तो इस प्लेट्यू में जो आपका ईस्टर्न पार्ट, मतलब ये वाला कह लीजिए, और साउथर्न पार्ट ये वाला, मतलब ये जो डार्क शेडेड एरिया है, मोस्टली यहाँ पर रेड सॉइल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से एरियाज पड़ते हैं? यहाँ पर आंध्रा, तेलंगाना, ठीक है, और तमिलनाडु का कुछ एरिया, कर्नाटक, ये सारा एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल। देखिए जो आपकी सॉइल लेयर ये है, तो यहाँ पर जो भी मिनरल है वो आपका क्या है, पानी के साथ नीचे चला जाता है सेकंड लेयर में। मतलब जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, इसके बीच में मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का सम डिफरेंस है, जस्ट समझने के लिए हम ले लेते हैं, ठीक है, दो लेयर से। तो जो लेयर ए लेयर इसे कह लीजिए, इसे बी लेयर कह लीजिए। तो ए लेयर पे जो मिनरल्स हैं आपके, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, पानी जैसे जैसे भरता है या फ्लड आता है, बारिश आती है, या आप इरिगेट करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ के जो मिनरल्स है वो लेयर बी तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होती है थ्रू वाटर, ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स जो होता है उसे कहलाता है पर्कोलेशन। पर्कोलेशन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पर्कोलेशन। कंडक्शन क्या देखते हैं, ये आप ट्रांसफर ऑफ हीट देखते हैं। जैसे आपका कोई मेटल है, एक जैसे ये रॉड है बड़ी थी, तो यहाँ पर आपने हीट किया, क्या किया, हीट किया, यहाँ पे आग जलाई तो हीट किया इस पॉइंट को, तो यहाँ से ट्रांसफर क्या होता है, कंडक्शन हो जा रहा है आपका, ये वाला पार्ट भी आपका धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ट्रांसपिरेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है वहाँ पे जो आपके लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, जैसे प्लांट की पत्ती है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वाटर आपका इवेपोरेट होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, वो इस तरीके का जो मेथड्स हैं वो आपका ट्रांसपिरेशन कहलाते हैं। और इसी के साथ में एक टर्म और यूज रहता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जानते हैं, ये भाप बनना। वाटर बॉडी से सन रेज जब पड़ेंगी वाटर बॉडी पर, तो उससे क्या होगा कि जो पानी है ये आपका इवेपोरेट होगा, वेपर फॉर्म में जाके ऊपर चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाता है। और इन दोनों को मिलाकर, मतलब पानी से निकला और प्लस प्लांट के सरफेस से, प्लांट के सरफेस यानी जो लीव का सरफेस है वहाँ से, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लगा के एक नया टर्म आता है जिसे कहते हैं ईटी, मतलब इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, इवेपोरेशन वाटर बॉडी से भी होगा, और साथ में ये जो ट्रांसपिरेशन है इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके नया टर्म दिया जाता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हमें आगे देखने को मिलेगा।
कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटर एस्पिरेशन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, बाकी चीज़ें हम इनके बारे में डिटेल में आगे जब हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इन इंडिया नॉन इरिगेशन फार्मिंग परफॉर्म। नॉन इरिगेशन फार्मिंग जो है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, वो की जाती है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, ठीक है, कहाँ, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। और डेक्कन प्लेट्यू में आपको किस टाइप की सॉइल देखने को मिलती है, जनरली ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लो रेनफॉल होता है, रेनफॉल कम होती है, लो रेनफॉल होती है। और ब्लैक सॉइल जो है आपकी ये किसके लिए ज़रूरी होती है, जैसे कॉटन का प्रोडक्शन है, कॉटन है, टोबैको, ठीक है, वीट, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल या उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉन इरिगेशन फार्मिंग डेक्कन प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज, एक्चुअली ये काट दीजिए, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं, सॉइल फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। सॉइल फैक्टर्स को क्या कहा जाता है इडापिक फैक्टर्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं बेसिकली, ये इडापिक फैक्टर्स या सॉइल फैक्टर्स जो होते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर, जो सॉइल है, सॉइल की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल, ठीक है, और केमिकल, इन सभी इस तरीके की फिजिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन किन किन चीज़ों से मिलकर वो पर्टिकुलर सॉइल बनी है, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, क्या सब है वो, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें जो जानते हैं या जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो बताई जाती हैं सॉइल फैक्टर के अंदर, ठीक है। सॉइल फैक्टर मतलब आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, कंपोजिशन के बारे में जानना है, फिजिकल के और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, तो इस वाले चीज़ को दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे एपिडेमिक, सॉरी नॉट एपिडेमिक, इडाफिक फैक्टर, ठीक है। जिससे होता है ना कि किसी का नाम है, ऑफिशियल नेम समथिंग ए है, उसको निक नेम वाई बुलाते हैं, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी नेम है इसका, ठीक है, सॉइल फैक्टर और इडापिक फैक्टर्स, ठीक है, जिसके अंदर आप सॉइल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर इन द रेड सॉइल, जो रेड सॉइल होती है, लाल सॉइल जो कहते हैं रेड सॉइल, उसके अंदर जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका आयरन की वजह से। आयरन किस फॉर्म में, Fe2O3 की फॉर्म में जो आयरन प्रेजेंट होगा उसकी वजह से रेड कलर आता है सॉइल के अंदर, ठीक है। और ये तो हो गया आपका, ठीक है। और इसके अंदर जो रेड कलर, तो आयरन तो हो गया, और साथ में एक चीज़ और रहती है, इसमें रहता है पोटैश की मात्रा भी आपको देखने को मिलती है, बट ये जो है इसमें डेफिशिएंट होता है, कमी होती है किन चीज़ों की, डेफिशिएंट रहते हैं ये फॉस्फेट इसमें नहीं होता, ठीक है, लाइम नहीं होता, मैंगनीज नहीं होता, ठीक है, ह्यूमस जैसे ये लिखा हुआ है ना, ह्यूमस नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रोजन आपको देखने को नहीं मिलता है, इन सब चीज़ों में डेफिशिएंट रहती है जो रेड कलर की सॉइल है, रेड सॉइल, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल विच ब्लीचेस इज क्विकली ड्यू टू द रेन। ब्लीचेस मतलब, ब्लीच का मतलब क्या होता है कि क्लीनिंग कर देना या साफ कर देना, जैसे होता है ना क्लोरीन क्या एक तरीके से ब्लीचिंग एजेंट है, जो आपके वाटर को या कोई भी डस्ट पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल है उसको क्या है, रिमूव कर देता है, क्लीन कर देता है, ठीक है। तो सॉइल में ब्लीचिंग का काम करता है, क्विकली कौन करता है, रेन में, ठीक है, बारिश में, वो कौन करता है, लेटराइट, उसको मेथड को क्या कहते हैं, लेटराइट, क्लियर। और इसमें रेड सॉइल तो आप जानते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ब्लैक सॉइल होती है, और एक एलुवियल सॉइल जिसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो आपका गैंगेटिक प्लेन के आसपास का जो मिट्टी है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉरी नॉट ग्रीन, इट्स अ रेनबो रिवॉल्यूशन, किससे रिलेटेड है। अब देखिए रेनबो क्या होता है, इसमें 7 कलर्स होते हैं, रेनबो का मतलब 7 कलर कौन कौन से होते हैं, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, ठीक है। तो मतलब विबग्योर, VIBGYOR, है ना, 7 हो गए ना, ठीक है। तो ये सारे विबग्योर, ये आपने डेफिनेटली पता ही होगा, विबग्योर रेनबो के 7 कलर्स, ठीक। तो इसीलिए इस रेनबो कलर में कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्रीन आ गया आपका, ग्रीन पार्ट है, ग्रीन इसका पार्ट है, वाइट, ठीक है, वाइट भी रहेगा डेफिनेटली, वाइट इसमें नहीं हुआ है गौर में, कोई बात नहीं, ब्लू भी है, ठीक है। तो इसी से देखिए 2 ऑप्शन तो हो गए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का ये। तो रेनबो में वाइट भी रहता है, थोड़ा सा वाइटिश कलर भी रहता है, रेनबो का मतलब ये होगा कि सारे रिवॉल्यूशन, जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, ग्रीन वाइट ग्रे ब्लैक ब्लू, जितने भी हैं सभी को कॉम्बिनेशन है रेनबो रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपका किसके था, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड था, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड, दूध, ठीक है। और दूध के बाद फिर ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ब्लू किसके से रिलेटेड है, ये आपका जो फिश है,
फिश से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन था, फिश इंडस्ट्री से लेकर फिशिंग से, वो आपका ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन होता है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क बेसिकली कहाँ पर मिलता है बेसिकली उससे। चलो क्वेश्चन का आंसर तो देख लेते हैं। सिल्क कहाँ पे हम ज़्यादातर देखने को मिलता है? वाराणसी में। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। अब देखिए सिल्क जो है ये क्या, एक फैब्रियन, फैब्रियन नाम का इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट होता है, ठीक है, कीड़ा। इंसेक्ट के लार्वा से, जो उसका थूक होता है ना, लार्वा, वहाँ से आपको कोकोनर्स, ठीक है, कोकोनर्स मिलता है। और वहाँ से आपको क्या मिलती है? मलबरी, मलबरी सिल्क वॉर्म, ठीक है। मलबरी सिल्क वॉर्म होता है, वहाँ उसके पास से आपको क्या है? सिल्क मिलता है, ठीक है। सिल्क एक बेसिकली क्या, क्लॉथ की एक वैरायटी है, ठीक है। और इसमें मलबरी सिल्क हो गया, एक होता है आरवरी सिल्क, और मेगेसा सिल्क होता है, तसरार सिल्क, ठीक है। कई सारी वैरायटीज हैं सिल्क की, वो आपको देखने को मिलती है। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सिल्क कहाँ से मिलता है ये इंपॉर्टेंट था। फाइब्रॉन, और जो कि इंसेक्ट का एक लार्वा, जो एक इंसेक्ट होता है फाइब्रॉन, उसके लार्वा से सिल्क आपको मिलता है, ठीक है। और वाराणसी की बात आई तो वाराणसी में एक फेमस मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। और वाराणसी जो है संसदीय क्षेत्र किसका है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ठीक है। उनका ये क्या है? संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो कई सारे घाट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 80 घाट है, ठीक है। और राजगीर क्या है? ये प्लेस संबंधित है किससे? भगवान बुद्ध से, बुद्ध भगवान से संबंधित प्लेस है। और उज्जैन, उज्जैन क्या है? ये आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, भगवान शिव के, गॉड शिव के, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक प्लेस है उज्जैन। और उज्जैन में क्या होता है? जो आपका क्या बोलते हैं, कुंभ मेला, कुंभ मेला, कुंभ मेला जो होता है ना, कुंभ मेला, जो आपका हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, ठीक है, इन 4 जगहों पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। तो ये उज्जैन वही नगरी है आपकी। उज्जैन है आपका एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गई कई सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, और एडिशनल चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। तो ये थे आज के ज्योग्राफी का जो हमारा एग्रीकल्चर पार्ट है, एग्रीकल्चर का जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया है, उसका जो फर्स्ट सेक्शन था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और अगर जो कोई आपको डाउट है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, ठीक है, तो मुझे आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिए। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में या पर्सनली आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।